अभी पीएम को आप लाइव सुन रहे थे। पीएम कह रहे थे कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा जो धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण दलितों का, पिछड़ों का है, लेकिन वो धर्म के नाम पर, वो मुस्लिम के नाम पर, लेकिन जब तक मैं हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, ये आरक्षण इस तरीके से धर्म के नाम पर लागू होने नहीं दूंगा। इससे पहले हमने देखा सलमान खुर्शीद की जो भतीजी हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने एक और नया शब्द कॉइन किया, वोट जिहाद। जामिया रहती है, फरुखाबाद में डराया वोट जिहाद, वरना मुसलमान खत्म हो जाएगा, इकट्ठे हो जाओ। मजहब पर अभी सारा पूरा मसला आ गया। सवाल इसलिए क्योंकि चुनावी रण में मजहब के नाम पर भावनाओं को भड़काने का खेल शुरू हो गया है। एक वर्ग के वोटरों को साधने के लिए चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है और वोट जिहाद को लेकर आई हैं कांग्रेस नेता, जैसा हमने आपको बताया, सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान। फरुखाबाद में मारिया ने सरकार को हटाने के लिए मुस्लिम समुदाय से एकजुट होकर जिहाद की अपील कर दी। कहां वो देखो आतंकी जिहाद की अपील करते थे, यहां आकर के कह रहे हैं कि भैया मुसलमान खत्म हो जाएगा, अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको वोट जिहाद करना पड़ेगा, यानी पोलराइजेशन, एक हो जाइए। इससे पहले तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं, कर्नाटक से लेकर के तमाम जगह पर रण हो चुका है कि कैसे मुस्लिम आरक्षण दिया गया जो कि संविधान में धर्म के खिलाफ, धर्म के सम्मत नहीं है। बीजेपी ने मारिया के बयान को संविधान विरोधी बताया और इंडी गठबंधन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल सिर्फ मारिया के बयान पर नहीं है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर अभी आपने सुना, पीएम ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया। पीएम ने कांग्रेस पर ओबीसी का हक मारने का आरोप लगाया और कहा कि अभी मैं जब तक जिंदा हूं तब तक धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देने दूंगा। अब सवाल यह है देश का कि मजहबी प्रहार से किसकी बनेगी सरकार। आज उसी पर बहस तमाम मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले। सबसे बड़े सियासी समर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया और आरक्षण पर छिड़े रण के बीच खुला ऐलान कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। जब तक जिंदा हैं, कांग्रेस की मंशा पूरी नहीं होने देंगे। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर सियासी घमासान छेड़ा और पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि पिछड़ों, दलितों का हक मारकर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। तभी यूपी के फरुखाबाद में मोदी के खिलाफ नफरती प्रोपेगेंडा और वोट जिहाद के एजेंडा ने सियासी गलियारे का तापमान बढ़ा दिया। और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वोट के लिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का ये सियासी खेल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम खान ने खेला। लेकिन चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री पर फंस गए। मारिया पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ और नफरती बयान पर बीजेपी ने इंडी गठबंधन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, हिंदुस्तान किसी भी प्रकार के जिहाद के खिलाफ रहता है,
चाहे वह लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, और अब चाहे जो नया शब्द गढ़ा गया है वोट के जिहाद का, यह जिहाद हो। बहुत ही दुखद है, उसकी निंदा करते हैं और इस प्रकार की अपील को करना संविधान विरोधी है और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिहाद जैसा शब्द इनके यहाँ उपयोग होता होगा, हम तो लोगों से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि एक विकसित भारत के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में विश्व गुरु भारत बने, उसके लिए लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को दें, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें, अपना मत दें, अपना समर्थन दें। जिहाद इनके यहाँ होता होगा। तो तीसरे चरण के संग्राम से पहले वोट जिहाद और मुस्लिम आरक्षण पर कोहराम मचा है, लेकिन सवाल है कि क्या धर्म मजहब के नाम पर भड़काएंगे तभी वोट पाएंगे? और सवाल ये भी है कि चुनाव में मुद्दों से भटका कौन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ आरक्षण के नाम पर कौन भटका रहा है? पीएम लगातार कह रहे हैं, चेता रहे हैं कि ओबीसी के नाम पर जो है मुसलमानों का आरक्षण दिया जा रहा है, जब तक मैं जिंदा हूं मुस्लिम आरक्षण या फिर धर्म के आधार पर आरक्षण देने नहीं दूंगा, जो कि पहले कई राज्यों में दिया जा रहा है, जो कि संविधान सम्मत है नहीं। मुस्लिम आरक्षण पर क्या अब कांग्रेस फंस गई है? तीसरा बड़ा सवाल। 2024 के चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री आपने देखा और कैसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ, नोटिस भी मिला, लेकिन मुस्लिम तो डर गए होंगे। तो ऐसे में डराएंगे, भड़काएंगे तभी तो वोट पाएंगे। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। एसएन सिंह है बीजेपी से, विजय कौशिक हैं कांग्रेस के स्पोकपर्सन, चंचल कुमार है हमारे साथ सपा से, हमारे साथ हाजी नजीम खान है मुस्लिम स्कॉलर, प्रदीप तिवारी हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले विजय कौशिक भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। ऐसा क्या हो गया, अभी आप सुन रहे थे, पीएम लाइव थे, कि देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि जब तक मैं जिंदा हूं कांग्रेस को धर्म के आधार पर आरक्षण देने नहीं दूंगा मुस्लिमों को। भाई ऐसा तो हुआ था 47 में, जिस वक्त धर्म के आधार पर देश बटा था, बना था पाकिस्तान। अब धर्म के आधार पर क्या कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी और क्या पाकिस्तान 2.0 होगा? क्या है, क्या मतलब क्यों पीएम को चेताना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है? देखिए, मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए वो एक डर देश की जनता के बीच में फैलाना चाहते हैं और वो सरेआम जिस तरह से प्रधानमंत्री होकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये देश के लिए किसी भी नजरिए से अच्छा नहीं है। वो कांग्रेस का डर लोगों के बीच में पैदा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। तो आप बताइए, आपके मुताबिक 60 सालों में अगर कांग्रेस का राज रहा मोदी जी के मुताबिक, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश की बात की है, देश के विकास की बात की है, 36 बिरादरियों के विकास की बात की है। मोदी जी कह रहे हैं कि जब तक वो जिंदा है, तो मोदी जी बताइए कि फिलहाल जो देश में आरक्षण की व्यवस्था है वो जाति धर्म के आधार पर है या नहीं है? क्या जाति धर्म का पार्ट नहीं है? बताइए, क्यों जनता को बरगला रहे हैं जब आप खुद ये कहते हैं सर जाति धर्म का पार्ट कहां से हो गई? बढ़ाएंगे। तो वही वाली बात है ना सर, जाति धर्म का पार्ट कहां से हो गई? मुझे एक बात बताइए, कैसे नहीं हुई? कैसे नहीं हुई भाई जितनी भी जातियां जो हैं, जो चमार जो पिछड़े हैं दलित सर, मैं कह रहा हूं जो पिछड़े शब्दों का सर, पिछड़ों का हक तो सर, जो पिछड़े तो जैन में भी है, पिछड़े तो सिख में भी है सर, पिछड़े पारसी में भी है। अरे सुनिए तो सही, हाँ, क्या हर जैनी अल्पसंख्यक है? नहीं है। कहीं आप जैन बहुल इलाके में गए हैं, हाँ, क्या हर जैनी अल्पसंख्यक है? लेकिन हर जैनी अल्पसंख्यक है ही, क्योंकि वो देश के आधार पर है। सुनिए मेरी बात, इसी तरीके से हर जगह मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन है। ये सरकार की नीतियां हैं, जब किसी को आरक्षण देती है तो कश्मीर में तो हिंदू है अल्पसंख्यक, तुम्हारी जाति क्या तो है? फिर कश्मीर का क्या कीजिएगा सर? मैं अच्छा एक जवाब, एक चीज, तो फिर कश्मीर जाएंगे तो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, फिर तो सबसे पहला हक जो है फिर हिंदुओं को, तो धर्म के आधार पर फिर हिंदुओं को, फिर तो सर पाकिस्तानी बना देते हैं सर, फिर मुल्क बांट देते हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, हाँ, और हिंदू कितना पिछड़ा है वो आप जानते हैं।
आपको भाई मालूम सिखों है में भी मोदी गरीबी राज है, में हिंदुओं को नहीं कश्मीर सिखों से में भी भगाया गरीबी है। गया। एहसन सिंह फिर इस हिसाब से तो खराब ठीक हालात हो है, गए। नहीं इस हिसाब से तो ठीक है, अगर कान इधर से नहीं पकड़ के उधर से भी पकड़ा कि जाति में भी जो है वो धर्म ढूंढा जा रहा है। जाति जाति होती है, पिछड़ा पिछड़ा होता है, ओबीसी और धर्म अलग होता है। नहीं, फिर धर्म को लेकर के नहीं, आएंगे तो हिंदू- सिखों में भी पिछड़े हैं। हिंदू एहसन नहीं सिंह, है। एहसन सिंह मुझे फिर बता इसके दीजिए। हिसाब से तो थोड़े दिन में मुल्क का बंटवारा नहीं कई मुल्क बना देंगे। एहसन सिंह, ये तो मोदी जी बनाएंगे ना। आपने सवाल किससे पूछा था और सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जवाब इसी तरह का मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का यही चाल है, यही चरित्र है, यही चेहरा है। आपने सवाल पूछा कि भाई धर्म के आधार पे तो आरक्षण की व्यवस्था है नहीं, बाबा साहब ने तो दिया नहीं। उस समय सारे धर्म के लोग थे जब बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान बना रहे थे। फिर आप धर्म के आधार पे आरक्षण क्यों दे रहे हैं, क्यों तुष्टिकरण का कार्य कर रहे हैं? और सवाल आपने ये भी पूछा था कि ये लव जिहाद कहां से आ गया भैया? आप अपने 50 साल के कालखंड में क्या इतना कार्य नहीं किया जिसको जनता के लिए? आप सुनिए, आप सुनिए भैया, आप सुनिए कौशिक जी, एक बार कौशिक जी, सुनते हैं, जनता को गाली देके वो क्या बोले नहीं, मिलेगा? फिर आप उसके सुन बाद तो बाकी लीजिए। पैनलिस्ट, हम फिर तो आप हाथ जोड़ रहे हैं, हम तो फिर आप विनम्रता हाथ उठा करके आ कर सकते रहे हैं, हैं। डिबेट में आना और चाहिए। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए कोई भी चुनाव 4 मापदंड पे होता है, नेता होते हैं, नीति होती है, कार्यकर्ता होता है, कार्यक्रम होते हैं, और चारों कांग्रेस के पास है नहीं, नेता है नहीं, नीति है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, कार्यक्रम है नहीं। तो अब क्या करेंगे? गाली देने का कार्य करेंगे। कौन कौन गाली दे रहा, इसको भी सुन लीजिए। भाई सलमान खुर्शीद साहब पहले ही कहते थे कि सोनिया गांधी जी तो बटाला हाउस कांड में जो लोग आतंकवादी थे उनके लिए बहुत रोई थी। उन्हीं की भतीजी कह रही है कि जो बीजेपी का साथ न दे उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। ऐसे मुसलमान भाइयों को जो विकास के साथ जा रहे हैं, जो राष्ट्रवाद के साथ जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर दीजिए। उससे भी बड़ा बयान सुन लीजिए। सपा के जिला उपाध्यक्ष हाजी उस्मान साहब कह रहे हैं वोट अतीक अशरफ के नाम पर पढ़ना चाहिए, मुख्तार अंसारी के नाम पर पढ़ना चाहिए। उससे भी बड़ा बयान जियाउर रहमान जी का देख लीजिए। वो कहते हैं कि हमें हमारे लिए जो कुर्बानी दिया है, अतीक अहमद की कुर्बानी, वो बेकार नहीं जाएगी। मीसा भारती देखिए इनकी एक सहयोगी है, वो कह रही है कि अगर गठबंधन की सरकार बन गई तो प्रधानमंत्री समेत जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको जेल में डाल दिए जाएंगे। इमरान मसूद देखिए क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो सबसे पहले तुम्हारा हिसाब होगा। अरे भैया 50-60 साल में कोई काम किए और 10 साल की तुलना किए? भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा जो क्षेत्र, जाति, धर्म, मत, मजहब, बड़ वर्ग देख कर आती हो। नहीं, क्योंकि अब मरता क्या नहीं करता। जब लग रहा कि आपकी नाव डूब रही है, आप ऐसे लालटेन लेकर निकले थे जिसको हवा के झोंके ने बुझा दिया, आपकी साइकिल पंचर हो गई, झाड़ू का धागा खुल गया, तो आप झूठी बात, फरेब वाली बात, वही बात कि बड़ा पेड़ गिरता है तो सिखों की हत्या हो जाती है, मीसा लगा के 1.5 लाख लोग बंद हो जाते हैं, ऐसे काम क्यों करते हैं? हिंदू को आतंकवादी क्यों कहते हैं? राम के सत्ता पर सवाल अच्छा, क्यों फिर उठाते हैं? पीएम को ये क्यों कहना विकास की पड़ा? बात करिए सर, जब आप सुन, एहसन आप सिंह जी, विकास मुझे एक जवाब दे दीजिए, मतलब कि ठीक है वो वोट जिहाद के लिए कह रही है कि इकट्ठे हो जाइए, नोटिस मिल गया, भाई वो मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए कह रही है खत्म हो जाएंगे। या तो वो डर सच्चा है या फिर ऐसा है कि अगर ये आए तो आरक्षण सबसे पहले मुसलमानों को दे देंगे, जिसके ऊपर सबसे पहला हक मनमोहन सिंह इनके खुद के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो है। ऐसा क्या है देश को जो है बताने की कोशिश पीएम कर रहे हैं, वो डरा नहीं, वे बता रहे हैं, मुझे कोशिश कर रहे हैं कि वो डरा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद बाकी पैनलिस्ट। बहुत अच्छे तरीके से, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो बता जा रहे हैं कि जिस समय 2004 में इनकी सरकार आती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये आता है कि मुसलमानों की हालात दलितों से ज्यादा बदतर है, पिछड़ों से ज्यादा बदतर है। किसके नाते बदतर है? 50-60 साल आपकी सरकार थी, कोई बदतर उत्तर नहीं था, इसलिए कि आपको बैकडोर से मुसलमानों को आरक्षण देना था, जो बाबा साहब ने नहीं दिया था। बाबा साहब के समय में इस पे बहुत बात हुई थी, बात में कहा गया था नहीं, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, इस नाते धार्मिक आधार पे आरक्षण नहीं मिल सकता। उसके बाद भी आप तेलंगाना में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटक में 4 और 5% आरक्षण देने का कार्य करते हैं। इस नाते प्रधानमंत्री जी कहते हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं, स्वयं मैं भी कह रहा हूँ आपके चैनल पर, सब लोगों ने देखा है कि इस तरह के कार्यों को ये लोग किए हैं और करते चले आए हैं। कौन नहीं देखा है देश के लोगों ने कि 78 रुपए के लिए सावानो केस में वो देश के संविधान को बदलने का कार्य करते? इसने नहीं देखा? जवाहरलाल नेहरू जी की चिट्ठी के आप नहीं पढ़े? वो क्या आरक्षण के बारे में क्या कहते थे? राजीव गांधी जी सरेआम लोकसभा में, संसद भवन में बोले हुए थे आरक्षण के विरुद्ध। तो ये सब लोग जानते हैं कि ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि जो चीज कर्नाटक में हो सकती है, जो केरल में हो सकती है, जो तेलंगाना में हो सकती है, वो चीज चंचल जी
तो फिर अगर इंडी गठबंधन की सरकार आ गई फिर तो यूपी में भी होगी, मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण होगा भाई। इसी चीज के लिए तो पीएम आगाह कर रहे हैं ना, और धर्म के आधार पर आरक्षण हो नहीं सकता। मुझे इस बात का इतना बड़ा दुख है कि प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कांग्रेस और उसके छठे बच्चे, अभी आपने भाषण सुनाया, लफाजी, और वो कहते हैं आओ दो हाथ कर लो। अरे आओ, जो 60 साल बनाम 60 महीने मांग करके आए, अरे आओ हिम्मत से तो विकास की बात कर लो, आओ हिम्मत से जो वादे किए तो उसकी बात कर लो। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पूरे भाषण में एक भी कोई विकास समझाया कि कभी सुनाया आपने? और कितनी बेकार बात है, प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके के लफाजी बातें करता हो, कांग्रेस के चट्टे बट्टों। और ऑलरेडी स्टेट में जब आरक्षण है तो सर, ऑलरेडी एक स्टेट में आरक्षण, अच्छा ठीक है पूरा कीजिए, पर मेरा एक छोटा काउंटर है, ऑलरेडी कई स्टेट्स में आरक्षण जो कि धर्म के आधार पर हो ही नहीं सकता, लेकिन ओबीसी के नाम पर जो है पिछले दरवाजे से एंट्री करवा दी। मैं आ रहा हूँ ना, उससे आ रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। अब आपने पिछड़ों की बात की, ये उसी उत्तर प्रदेश में है जहाँ पे 69,000 शिक्षकों की भर्ती के साथ घोटाला होता है, 6800 अभ्यर्थियों के साथ घोटाला करती सरकार। और जब माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में मामला जाता है, छात्र वहां पहुंचते हैं तो माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या बोलता है? कहता है कि सरकार ने गलती की है, सरकार को गलती मानते हुए उनको तत्काल नियुक्ति दिलानी चाहिए। उसके बाद फिर नहीं मानती सरकार, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आता है, सरकार तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग कराए और उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे। लेकिन क्या होता है? और ये सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। भाई यहाँ हिंदू मुसलमान का खतरा नहीं है, यहाँ पिछड़ों के साथ अन्याय है। और मैं बताता हूँ, बादा यूनिवर्सिटी, हमारे एसएसपी साहब बैठे हैं, बड़ी ईमानदारी से बताना कि चूंकि क्या झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है सारे नेताओं को, प्रवक्ताओं को, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। बादा में 20 नियुक्ति आती है अरोड़ा जी, 20 नियुक्ति में 15 जो है 18 लोग जनरल कास्ट के होते हैं, उसमें 14 केवल ठाकुर समाज के हो जाते हैं और 4 ब्राह्मण हो जाते हैं, 1 भूमिहार। आप मुझे बताओ आरक्षण कौन खा रहा है मेरे भाई? तो हिंदू मुसलमान के चक्कर में जो आप झांसे वाला काम कर रहे हो, कम से कम पत्रकारिता आप लोग करिए। मतलब आरक्षण हिंदू खा रहा है, मतलब आपके इसके साथ से आरक्षण हिंदू खा रहा है इसलिए मुसलमानों को बचाना जरूरी। अरे भाई सुन तो लीजिए, अब आपने बोला था कि मोदी जी ने आरोप लगाया कि मुसलमान देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। अब आप सोचिए प्रधानमंत्री जी ने क्या दावा किया था? प्रधानमंत्री दावा किया था कांग्रेस आपकी संपत्ति इकट्ठा करके घुसपैठी है और उनके जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। आप सोचो प्रधानमंत्री जिस पोस्ट पे बैठे हैं वो इससे पहचानते हैं जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। खुद प्रधानमंत्री खुद भूल जाते हैं कि 6-7 भाई बहन हैं, हमारे मुख्यमंत्री 5-6-7 भाई बहन हैं, और इसी देश में कितने बड़े बड़े पदों पे कितने भाई बहन हैं। तो शर्म कर लो भाई आप। तो सर उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एजुकेट करेंगे। सरकार में तो आप भी रहे ना सर, दुनिया में आप भी रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आपने बता दी, गिनवा दी, तमाम चीजें हैं सर। उसके बावजूद अगर मुसलमान नहीं आ पाया तो चाहते ही नहीं ना सर लोग। तो अब तक पार्टियां ये कह रही है कि भैया वोट जिहाद करो। नाजिम खान मुझे एक बात बताइए, अब तक पार्टियां कह रही है वोट जिहाद करो। वोट जिहाद का क्या मतलब? आतंकी भड़काते थे जिहाद के लिए, फिर बम ब्लास्ट हो जाते थे। मतलब ये हालात आने वाले हैं। और आरक्षण चाहिए आपको लगता है कि नजीम खान कि आरक्षण होना चाहिए आपके लिए, यानी मुसलमानों के लिए? शायद आप म्यूट हैं। हाँ जी बोलिए, और थोड़ा सा आवाज तेज कीजिए। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बारी। हाँ सचिन जी, देखिए जिस तरीके से भी आपने कहा कि वोट जिहाद, देखिए वोट तो हमारी विरासत है, लेकिन जिस तरीके से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज जिहाद से आपत्ति है, ये लफ्ज मुस्लिम से आपत्ति है, यह लफ्ज इंसानियत से आपत्ति है देश के अंदर, तो ये बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं बार बार इसी बात को कहना चाहता हूँ कि ये जिहाद की बात जो चल रही है, बहुत दिनों से बात चल रही है, और जिहाद का मतलब अगर मैं इनसे पूछ लूं तो कोई समझे जिहाद का मतलब नहीं बताएगा। लेकिन हाँ हिंदी में ट्रांसलेशन अगर सचिन जी आप बताइए। मैं बता रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ ना सचिन जी, ये बता दीजिए आप अपने जीवन के अंदर संघर्ष करते हैं या नहीं, ये बता दीजिए। आपने जो वोट दिया क्या वो आपने संघर्ष किया या नहीं किया? सिर्फ सचिन जी मुझे ये बता दीजिए। अगर आपने संघर्ष किया है तो ये वही लफ्ज जिहाद का शब्द है, जहां अरबिक में इसको जिहाद बोलते हैं सऊदी अरब के अंदर, और भारत के अंदर एक मुसलमान को किस तरीके से पूरे भारत के अंदर बदनाम करना, उस तरीके से जिहाद शब्द का इस्तेमाल करा गया। जबकि जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना, अपने हक के लिए आवाज उठाना, ये जिहाद का मतलब होता है सचिन जी। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ तमाम भाषण सर मुझे भी पता है जिहाद होती क्या है,
और कुरान में जिहाद का मेंशन किया है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ऐसा है कि किसी गैर धर्मी का जो सिर काट दिया, तब आप ये कहते हैं कि ठीक है जिहाद जायज़ है। जब आप ये कहते हैं कि सर तन से जो है, तब आप कहते हैं जिहाद जायज़ है। जब जिहाद जायज़ हो जाती है, जब नहीं, जब जिहाद जायज़ हो जाती है क्योंकि शिया जो है वो क्या कहते हैं, वो शिया की मस्जिद में ब्लास्ट हो जाता है, तब ये कहते हैं ये भी जिहाद है। नहीं, तब मुसलमान का ये तब कहाँ जाती है डेफिनेशन सर? देखिए हम इस कब डेफिनेशन कहाँ जाती है सर? करते कि अगर इंसानियत का कोई कत्ल करता है, हम हमेशा कहीं इंसानियत नहीं का आता साथ सर कोई खड़े सड़क हुए, पे। सर बहुत प्यारी डेफिनेशन है जिहाद की, आपने भी बताई, मैंने भी बताई। सर वो प्रैक्टिकल क्या होती है? अब मुझे एक बात बताइए ना, मुद्दे पे आइए सर। ठीक है, ये मैं भी जानता हूँ जिहाद की डेफिनेशन आपने ही बता दी, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो शार्ली एब्दो में एक कार्टून बनाता है ना कोई आदमी, उसका गला ऐसे रेत देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, जिहाद कर दी। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए, मुसलमानों को आरक्षण चाहिए? आपको चाहिए आरक्षण? होना चाहिए इसके पक्ष में? हाँ देखिए, सुन लीजिए आरक्षण। सचिन जी सुन लीजिए, आरक्षण की बात आप कह रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि जब 2004 की रिपोर्ट में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मुसलमानों के दलित से बदतर हालात है, अब ये बता दीजिए जब दलित से बदतर हालात मुसलमानों के हैं, क्या भारत के यानी मुल्क के वजीर आजम नहीं चाहते कि भारत के मुसलमानों के हालात अच्छे हों? तो भैया, लेकिन ये बात कहना, तो ये भैया बात दलित से कहना अगर कि मैं जब तक उसमें जिंदा और भी हूं तो मुसलमानों को रिकमेंडेशन थी। आरक्षण नहीं देने दूंगा, ये सर ये कौन सी भाषा है? अब ये बता दीजिए, जहां वहां पर वो क्या कहते हैं कि हिंदू भाइयों तुम्हारी जमीन जायदाद छीन कर ज्यादा बच्चे वालों को दे दी जाएगी, ये मुल्क के वजीर आजम की भाषा है। हाँ या ना? मैंने कहा होना चाहिए। हाँ, सुन लीजिए देखिए, देश के हर, जो अभी आपने कहा ना, देश के हर संसाधनों पे अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का अधिकार है, तो मैं कहता हूँ कि सर 10 साल से तो मोदी सरकार है, मुसलमानों से सारे अधिकार छीन कर हिंदू भाइयों को दे दीजिए। मगर ये बात आप जो कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा, ये बहुत ही दुख वाली बात है। इसका मतलब यह है कि आप जो कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान होगा, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये सब बातें एक दिखावा है। चाहिए क्यों आपको धर्म के आधार पर आरक्षण? सर जिनको एक सेकंड मैं इसकी डेफिनेशन बता दीजिए ना। ठीक है भाई, आप ये कह रहे हैं कि पीएम जो है सिर्फ मुसलमानों का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर जैनी भी पिछड़े हैं, वो तो नहीं मांग रहे, सिख भी माइनॉरिटी आपसे कम है सर, बहुत पिछड़े हैं, मैं जानता हूं कितने, लेकिन वो तो नहीं कह रहे हमको दे दो जी, हमको दे दो जी, हमको दे दो जी, आरक्षण चाहिए। हम भी ओबीसी के से पिछड़े बहुत से हैं, आपको मिलवा दूंगा। पारसी हैं, आप सभी छोटी कम्युनिटी है, मांग दे आरक्षण, तो मुसलमान को ही क्यों आरक्षण चाहिए? देखिए आरक्षण मुस्लिम को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, फिर जैन को भी मिलना चाहिए, सिख को भी मिलना चाहिए, फिर सिख आरक्षण भी होना चाहिए, फिर सिख आरक्षण भी होना चाहिए। एहसन सिंह, इनको चाहिए आरक्षण, ये स्कॉलर है, इनको आरक्षण चाहिए, ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। सच्चर कमेटी ये कहती है क्योंकि पढ़ाई के लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार है, वो पिछड़ों से पिछड़ा रह गया क्योंकि उसने कभी जो है पढ़ाई नहीं। सर लैपटॉप उठाते तो सही, आप जिहाद के नाम पर कर क्या रहे हैं? ठीक है, एहसन सिंह कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद हाँ नहीं हाँ ठीक है एहसन सिंह कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद तिवारी जी। हाँ सचिन जी मैं जवाब दे दूं 10 सेकंड में। सचिन जी जवाब दूं? बोलिए। सचिन जी देखिए, अच्छी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए, वो इनको परहेज है, उससे दिक्कत है। वहां पे सरिया की बात करेंगे, वहां कानून की बात नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, संवैधानिक दायरे में जो चीज नहीं आती है उसको आप जबरदस्ती ले आने की बात करेंगे, तो संविधान तो हिंदू एक्ट में जो महिलाएं होती हैं उनको मिल जाता है ज्यादा जमीन का, और आप में क्या नहीं मिलता है, उसके लिए आप कहते हैं कि नहीं ये हमारे यहाँ नहीं लागू है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे ये मित्र कह रहे थे जिहाद के बारे में कि जिहाद हमारे लिए संघर्ष है, लेकिन सचिन जी अभी इनको जिहादी कह दीजिए ना तो ये थाने में चले जाएंगे कि हमको जिहादी कह रहे हैं। तो मैं इस पे एक शेर सुनाना चाहूंगा कि कैसी बेबसी है, कैसी बेकरारी है, और जिहाद कहे तो संघर्ष है, और जिहादी कहे तो गाली है। हम तो सचिन जी एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे कह रहे थे अरे भैया कहाँ आरक्षण गया, आपकी सरकार रहती है, आपने तो ओबीसी आरक्षण को भी खा गए, आप ही के परिवार के मंत्री, आपके परिवार के मुख्यमंत्री, आपके परिवार के मंत्री, आपके परिवार के विधायक, आपके परिवार के सांसद, आपके परिवार के शिक्षा विभाग के, आपके परिवार के दरोगा, आपके परिवार के कलेक्टर, तो समाजवादी पार्टी ने किया। तो मुझे लगता है ऐसे अपराधी लोग सचिन जी
ऐसे लोग तो कहेंगे ना जो इस तरह से सचिन जी काम किए। मैं तो कहता हूँ, आप हमें जिहादी भी बोलते हैं, आप हमको गालियां भी देते हैं, और जिहादी के लिए मतलब जानते हैं क्या? अरे सुन लीजिए अरे एहसन भैया, सिंह जी, हम मैंने आपके आपके बीच ये में बोला, सारी गलतियों पे आपको हम तो माफ आपके करते गाली हैं को सर। भी ये सुनने के हमारे लिए ये तैयार देखिए है। भारत के हम मुसलमान तो कहते आपके हैं, गाली को आप भी हम सुनने के लोगों लिए को तैयार है। जिहादी भी बोलते हमारी हैं, फिर अच्छी भी हम बात को भी आपको आप माफ नहीं करते सुन रहे हैं, हैं। क्योंकि मेरा आप इस्लाम ये प्रधानमंत्री जी को सिखाता कह है रहे हैं, कि अगर प्रधानमंत्री कोई जी तो गलती कर सबका रहा है तो साथ, उसको माफ कर सबका देना चाहिए। विकास, सबका तो देख विश्वास, लीजिए, आपने कहा हमने तो आपको प्रधानमंत्री माफ जी ने कर किया दिया, क्या? और भाई आप 4 हमको करोड़ कितना आवास जिहादी सबके बोलोगे, लिए, कितना गाली बिजली बोलोगे, सबके फिर लिए, भी पानी हाजी सबके नाजिम लिए, आपको शिक्षा माफ करता सबके है लिए, सर। स्वास्थ्य देख सबके लीजिए लिए। भारत सचिन के जी, मुसलमान का प्रधानमंत्री जी की कितना तो बड़ा सारी दिल है योजना कि सबके आप लिए। हम लोगों को हमारे लिए जिहादी भी कोई बोलते क्षेत्र नहीं, कोई बल नहीं, कोई हम मत फिर नहीं, भी कोई आपको मजहब माफ नहीं। कर रहे हम हैं। विकास अरे को सर अपनाते माफ हैं करिए, और आपको राष्ट्रवाद माफ की अलग किया। जगाते ये हैं। देख लीजिए इस माफ नाते किया, इससे 25 बड़ी करोड़ बात और लोगों क्या को हो गरीबी गई, रेखा के बाहर निकालते ये हैं। बता इस दीजिए। नाते लेकिन देश असल की मुद्दे जो अर्थव्यवस्था है को बढ़ाते भारत हैं। के अंदर लेकिन मुसलमानों अगर के, आप कहिए वो सचिन आप जी ऐसे मुसलमानों के जिहादियों असल को, मुद्दों को जो दबा रहे जिहादी कहें कि मुसलमानों को नहीं, तालीम की गला सख्त काट जरूरत दीजिए, है, लैंड मुसलमान को जिहाद कर रोजगार दीजिए, की जरूरत है, लव लेकिन जिहाद कर आप दीजिए। अरे लोग भैया ना कैसे तो मुसलमान को सारे तालीम दे मुसलमान रहे हैं, जो ना भारतीय मुसलमानों जनता को पार्टी रोजगार के लिए उनके साथ आ खड़े गए, हैं। लेकिन वैसे हाँ जिहादी एहसन लोग, सिंह जी, अगर ऐसे आप जिहादी लोग लोग क्या कहते सचिन हैं जी सुन लीजिए, जो सिर्फ आप लोग जिहाद क्या करने का कहते कार्य हैं कि करते हैं, मुस्लिम महिलाएं आक्रमण, मोदी जी को अतिक्रमण, भाईजान आक्रांता बोलती बनने है, का कार्य करते लेकिन हैं। जब उनको दर्द हो मुस्लिम रहा है महिलाओं का भाई मोदी जी के अधिकार की नीतियों बात से। आती है तो आप तो जितने लोक हमारे सभा के मुस्लिम जब भाई थे सीट अपने वो नाम मोदी देते भाई तो जान किसी भी करके प्रत्याशी का कार्यक्रम नाम चलाते ना थे। तो आप अब सुमैया देते तकलीफ ना आप ऐसे इकरा मौलवी को देते। नहीं दिक्कत ठीक है, है, एक सेकंड ऐसे नहीं ठीक है जिहादियों सर, को भाई दिक्कत सर है। थोड़ा सा आप रिफॉर्म लोग तो होना ही मुसलमानों चाहिए, तरह की राजनीति थोड़ा करते रिफॉर्म हैं। तो होना ही चाहिए, विकास थोड़ा से रिफॉर्म तो मतलब होना ही चाहिए। नाजिम भाई एक सवाल आपसे, फिर उसके बाद ठीक है मैं तिवारी जी के पास बहुत टाइम से नहीं आ पाया, एक सवाल अब क्योंकि पूरा मैं क्रक्स ले लूंगा उनसे। अरे नादिम जी से एक ये कि संविधान में नहीं जो एक नहीं है सेकंड वो एक सेकंड क्यों एक चाहिए? सेकंड नहीं नहीं ठीक है, संविधान को अगर बदलने की संविधान बात के क्यों कर अगेंस्ट रहे जा हैं? करके इतना ही ठीक है मैं पूछ आता हूँ, लीजिए। एक सेकंड मतलब कौशिक जी संविधान बदल दिया जाए। कौशिक जी भी हाथ उठा रहे हैं, मैं आऊंगा कौशिक जी के पास भी। अगर संविधान के अगेंस्ट जा करके, क्योंकि मुसलमान पिछड़ा रह गया, इनको इसके लिए चाहिए। मुसलमान जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उसने स्कूल नहीं भेजा, वो गरीब था फिर भी उसके 10 बच्चे 12 बच्चे 15 बच्चे हैं, आप कह रहे नहीं दूसरे के भी हैं, ठीक है आप इसी उसमें पड़े रहिए। तो एक कतार में खड़ा रहने के लिए इस देश में यूसीसी होना चाहिए, समान अधिकार सबके लिए। पहली पंक्ति में मेरे आगे मुसलमान खड़ा रहेगा, यूसीसी सबके लिए समान अधिकार और माता पिता की संपत्ति होना में चाहिए। आपका हक होना चाहिए कि हमारे नाजिम यहाँ एक से सेकंड नहीं एक सेकंड नाजिम भाई यूसीसी सुन लीजिए सचिन जी, जब आपने सवाल किया तो आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। जब जी। कहते हैं कि एक देश एक संविधान एक विधान की बात होती है, तो वहां जब आपने संविधान यूसीसी को तो का आपने नाम लिया माना ही तो नहीं, वहाँ आपने कहा आपको धर्म के आधार पे आरक्षण चाहिए, नहीं, तो सुन आपने लीजिए, बता सर, दिया ये आप तो संविधान संविधान से आप चलता है। संविधान आपको सचिन जी ये देश तो संविधान से चलता है, सरिया से कौन चला रहा है सर? सरिया से वही लोग बात करते हैं। तो फिर जो अगर बार-बार सरिया संविधान का से नाम ले चलता रहे है तो वो हैं। लेकिन संविधान ही भारत तो का कह रहा है मुसलमान मेरे तो भाई, हमेशा चाहता है कि देश संविधान से अगर चले, देश सर, और संविधान देश से संविधान चलता है से मेरे चलेगा। भाई, मेरे भाई आप तो हज करके आए हैं मेरे भाई, आप तो हज करके आए हैं तभी हाजी कहलाते हैं, आप जानते हैं सब कुछ, स्कॉलर भी हैं, क्यों नहीं बताते उस मुसलमान को, उस बेचारे गरीब मुसलमान को कि बेटा बच्चों को स्कूल भेजने से जो है हम जो है तरक्की शुदा होंगे, तभी जो है बच्चे हज कर पाएंगे, तभी सारे जो है इस पंक्ति में खड़े हो पाएंगे। बच्चे दो ही अच्छे, या जो सरकार में होगा वो होगा, यूसीसी लागू होना चाहिए, क्यों नहीं बताते? मैं आपके सवाल का जवाब दूं सचिन जी, क्यों नहीं बताते? और मुझे एक बात बताइए, और मुझे एक बात बताइए, आप देश अगर संविधान से चलेगा तो इस्लामिक स्कॉलर साहब, देश अगर संविधान से चलेगा तो आपको संविधान पलट करके मुसलमानों के लिए आरक्षण क्यों चाहिए? हाँ देखिए सचिन जी, देखिए अभी आपने कहा कि देश संविधान से, हाजी नाजिम कहता है कि देश संविधान से चलेगा, और जो बार बार ये कहते हैं कि शरीयत से चलाने वाले बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि जो शरीयत से चलाने वाली बात करते हैं वो देशद्रोही है। हाजी नाजिम और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी देश संविधान से चलाती है और देश और मानती है कि देश संविधान से चलेगा। और देखिए अभी आपने वही संविधान तो कहता है ना, आरक्षण दे ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ सब पढ़ा लिखा युवा है आज का, सब पढ़ा लिखा युवा है मुस्लिम समाज का, पढ़े लिखे युवा को तो आप कह रहे हैं जिहादी, तो जिहाद कर दीजिए। मुसलमानों को नहीं ठीक है बदनाम ठीक किया है जा ठीक रहा है, है। नहीं ठीक है। प्रदीप तिवारी जी हर चीज हिंदू मुसलमान, लेकिन नैरेटिव देखिए, महिलाओं को 50 नहीं एक सेकंड नैरेटिव नहीं, नैरेटिव तो ये वो सेट किया जा रहा है, ये तो शुरुआत है, ठीक है। पीएम ये कह रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा, पीएम ने कहा कि जब तक जिंदा हूं मैं धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने नहीं दूंगा। इनको चाहिए, जिस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण चाहिए वो तो पाकिस्तान बन गया। संविधान के खिलाफ काम फिर कौन कर रहा है? ये देश में हिंदू मुसलमान से सरकार बनाने के
लिए भाजपा कर रही प्रचार है। कौन कर रहा है? भाई, नहीं, ठीक है, प्रदीप मोदी तिवारी, जी कर फिर रहे उसके बाद कौशिक जी आता हूं आपके पास, बहुत देर से वेट कर रहे हैं।
देखिए सचिन जी, जिस तरह से ये बात चल रही है, जिहाद की मामला हो चाहे जिस तरह के मामले हो, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही थी पिछली बार, आप देखें कि हम और ये बात काफी दिनों से चल भी रही थी कि हम कोई जाति आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर हम ये मानते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लोगों को होना चाहिए। लेकिन ये बात आई गई हो गई और परिस्थितियां नहीं बन पाई कि आर्थिक आधार पर आने वाले समय में हो सकता है कि आर्थिक आधार पर लोग माने इस बात को। आप ये बताएं कि क्या मुस्लिम वर्ग के लोग भी गरीब हैं? क्या उन्हीं भर को ये मिलना चाहिए आरक्षण? बहुत सारे लोग हैं, आप देखें हमारे समाज में हिंदू वर्ग में, चाहे ब्राह्मण हो चाहे जैन हो, अल्पसंख्यक के रूप में आ गए हैं। 4% लोग हैं, 3% 4% लोग अल्पसंख्यक के रूप में हैं, उनमें भी गरीब होंगे, उनको वो भी कल से ये मांगने लगेंगे, वो भी कल से ये डिमांड करने लगे कि हमको आरक्षण चाहिए, हम भी कम हो गए हैं। तो मेरा समझ में समाज में बांटने का काम जो ये कर रहे हैं लोग, इस पे रोक लगनी चाहिए। और जहां रही जिहाद की बात, तो मुझे लगता है कि शब्द से ही परहेज करना चाहिए, क्योंकि लोग मुझे ये लगता है कि विपक्ष की जो राजनीति है वो इस तरह की राजनीति से, ये प्रोपेगेंडा फैलाने की राजनीति है। इस राजनीति से विपक्ष को बचना चाहिए। लोकतंत्र की प्रक्रिया को लोगों को समझना होगा। एंकर बैठा हुआ कह रहा है कि 10-12 बच्चे पैदा करते हैं। अरे पहले प्रजनन दर तो पढ़ के बैठो यहाँ पे चैनल पे। क्या आप लोग हिंदू मुसलमान बांटने की साजिश करते हो लगातार? अरे आप प्रधानमंत्री बताइए ना, आप पढ़ के बैठे हैं, संजय जी आप पढ़ के बैठे हैं 2015 की पता आएगा सर्टिफिकेट यहाँ से। उसी दिन जुमे की कह रहा था ना सर्टिफिकेट आएगा। सर जो धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण नहीं दे सकते, गैर संवैधानिक काम करना चाहते हैं और यूसीसी के नाम पर चुप हो जाते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही और आज बीजेपी का गठबंधन है। कवर फायर के लिए अरे सचिन जी पूछिए ना, पूछे कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या नहीं कि काम किया है। उत्तर प्रदेश में जब दंगे हो जाते थे पूरे समाजवादी पार्टी के लोग वो संविधान को छोड़कर तुष्टीकरण के नाते धर्म के साथ खड़े हो जाते थे। चंचल जी से पूछे कि मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण क्या था? संविधान का मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण या तुष्टीकरण था? पूरी सरकार शिद्दत से धर्म के साथ खड़ी थी। लहराना के प्लान का कारण क्या था? संविधान था या तुष्टीकरण था? समाजवादी पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण का कार्य की। संविधान में कहा लिखा है कि आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, चिन्नी का समर्थन करिए। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से चिन्नी का समर्थन किए। आप बताइए, चैनल पर बताइए कि आपकी सरकार रहते आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में 700 दंगे सचिन जी कराने का कार्य लोग करते थे। कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म कराइए? समाजवादी पार्टी के लोग यही करते थे। संवैधानिक व्यवस्था है जिसकी जो जमीन है उसको मिलेगी, लेकिन ये लोग कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ऐसे समाजवादी पार्टी के अपराधी कभी के लोग जंगल पर बैठ के कच्ची कच्ची बात करते हैं। मुख्यमंत्री कितने भाई लोगों ने देखा है अपराधियों को कैसे छोड़े, सिमी का कैसे समर्थन किए। जो आदमी मुजफ्फरनगर में, मऊ में, अयोध्या में वाराणसी में बलात्कार करता है उसको धर्म के नाम पे छोड़ने का कार्य करते हैं। ये तो पूरा एजेंडा है केवल बीजेपी का। समझिए केवल अस्तर पिला करके, एकदम सतही अस्तर पिला करके बीजेपी के लिए आप प्रोपेगेंडा चलाने का। चंचल जी सतही अस्तर तो समाजवादी पार्टी ने गिराया। 92 में बनी हुई पार्टी आज 3 में न 13 में रह गई। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि आपने अपराध, जातिवाद, क्षेत्रवाद, पता नहीं कौन कौन से बात चला के उत्तर प्रदेश को लूटने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश से बाहर आप क्यों नहीं निकल पाए? 90 में भारतीय जनता पार्टी आज देश में नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। 92 में समाजवादी पार्टी का गठन होता है। क्यों अपराधियों की पार्टी है, जातिवादी पार्टी है, क्षेत्रवादी पार्टी है, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है, सिमी का समर्थन करने वाली पार्टी है, आतंकवादियों को छोड़ने वाली पार्टी है, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे वाली पार्टी है, बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म कराने वाली पार्टी है। गूगल डाल कर देखिए समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की जनता चाहती? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, शिवपाल यादव जी के लड़के के बारे में एक शब्द कहिए, गायत्री प्रजापति जी के बारे में कहिए, मुलायम सिंह जी के बारे में कहिए, जो लड़के हो जाते हैं। ठीक है, कौशिक जी कौन कर रहा है? नहीं सर ऐसा है सर, देश में सौहार्द सारे चाहते हैं। नहीं मुझे एक बात बताइए ना चंचल जी, ऐसा है कि सर्टिफिकेट मेरे को रोज मिलता है, थैंक यू। ऐसा है कि देश में सौहार्द सारे चाहते हैं, देश में कम्युनल हार्मनी सारे चाहते हैं, क्योंकि देश सेकुलर है, क्योंकि देश सेकुलर है ना सर, देश सेकुलर है। कौशिक जी देश सेकुलर है और हिंदू मुसलमान कोई नहीं करना चाहता। तो फिर कैसे हुआ कि ये पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पे आ गया? कौशिक जी इसका जवाब दीजिए। मोदी जी बराबर कौशिक जी है, आप चंचल कौशिक हैं, चंचल कौशिक जी।
मैं विजय कौशिक जी से बात कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। एक तरफ हिंदुओं को डराते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, भगवान राम की सत्ता नहीं होती है, डेंगू मलेरिया वालों को साथ लेकर चलते हैं, जो गाय जलाता है उसके साथ धार्मिक यात्रा करते हैं। कौन नहीं देखा है? ज्यादा तरक्की कर जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म तो पता नहीं कौन कौन से डेंगू मलेरिया हो गया, अगर हम बात करें से भी खराब है। हिंदू बेरोजगारी में सबसे आगे है, सनातन को समाप्त करके रहूंगा, सबसे आगे है। ये कौन कहता है भैया? अपने बच्चों को बढ़ती महंगी शिक्षा कब सनातन को समाप्त करेंगे विजय कौशिक जी? आपकी पार्टी सनातन को कब समाप्त करेगी भैया? जबकि मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि एक बार कहते तो दिखाइए कि दूसरे लोग भी लड़की छेड़ने जाते हैं, मतलब हिंदू धर्म के लड़के मंदिर जाते हैं तो लड़की छेड़ने जाते हैं, और दूसरे लोग जाते हैं तो रसगुल्ला खाने जाते हैं। हमारे रसगुल्ला मुसलमानों की बात करते हैं, उन्होंने हमें सबका फिक्र है, हमें सबका फिक्र है। आप क्या क्या किए हैं? आपने सिखों के साथ क्या किया? आप तो वो आज पूरे देश में विधवा कॉलोनी एक ही जगह है, बड़ा पेड़ ऐसा किया कि सिखों की हत्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट को हिंदुओं को आतंकवादी कह दिए, साबानो केस में देश का संविधान ही बदल दिया, एक की नसबंदी की खुलेबंदी कर दिए, एक की धार्मिक यात्रा की छूट दे दिए, एक की धार्मिक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए। वो ये बताने की देश के सारे संसाधनों पे अधिकार बता दीजिए, जो बची हुई जमीन है सब वक्त को छीना दीजिए। कौशिक जी मेरा सवाल ये था, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? आपने प्रधानमंत्री का जिक्र कर दिया, वो ये कह रहे नहीं, वो ये कह रहे कि मैं चेता रहा हूँ, वो ये कह रहे मैं चेता रहा हूँ, नहीं वो ये कह रहे मैं चेता रहा हूँ। एक सेकंड, एक सबका पॉइंट ले लेते हैं ना, एक एक करके सबका पॉइंट ले लेते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं तो फिर आवाज आती नहीं है। नहीं एक एक करके ले लेते हैं, एक एक करके ले लेते हैं, ठीक है भाई। राजनीति में आप भी हैं और बाकी भी हैं, तो आप प्रवक्ता लोग हैं तो आइडियोलॉजी को डिफेंड करने के लिए आते हैं, ठीक बात है। चंचल जी हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उनका पॉइंट ले लेता हूँ, फिर मैं जाऊंगा नाजिम भाई के पास। जी चंचल जी। देखिए, मैंने कहा कि जो पहला चरण चुनाव स्टार्ट हुआ, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले देखा उन्होंने चुनाव हार रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने लगे। अगले चरण में आते आते मंगलसूत्र की बात करने लगे। आप सोचो, कोरोना वैक्सीन इतना बड़ा मुद्दा आज समय पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हर आदमी जो लगाया हुआ है, मैं गाँव में घूम रहा हूँ, जो लोग कोरोना वैक्सीन लगाए हुए हैं वो उनका जान जोखिम में पड़ा हुआ है, लोग टेंशन में है पूरे हिंदुस्तान में लोग। और बताइए, वो पार्टी से चंदा ले ली बीजेपी ने, उस कंपनी से भी चंदा ले लिया और वो पूना वाला भाग गया है छोड़ करके। इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है। और आज प्रधानमंत्री जी के जो भाषण का स्तर देख लीजिए, इतने सभी स्तर पे जाके भाषण देते हैं। अभी आप सोचिए, कांग्रेस के चट्टे बट्टे बोल रहे हैं, अभी वो बोल रहे हैं ना जाने जिनको ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। एक सेकंड आप काउंटर कर दीजिए। आज दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसे लोगों पर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो देश को बचाने का कार्य कर रहे हैं, 2014 में जो जुमला था उसका नाम आपको बदलने की गारंटी रखी हो। आदमी कहने लगा है में सबको छोड़ दिया जाता है कि सबकी जान चली जाए। आपने तो कोरोना वैक्सीन का भी चंदा कर दिया और आपने कोई यहाँ से कौन देश छोड़कर भाग गया है? आर्थिक असमानता नहीं सर, आप जिसका जिक्र कर रहे हो आर्थिक असमानता होती है। एक सेकंड रखो एक दिन कोरोना वैक्सीन वाले पे लोगों की गुंडागर्दी जो है हो रही है पूरे देश में और जनता जागरूक हो गई है, इनको जवाब दे रही है। 4 जून को इनका झोला उठा के निकलने का वक्त आ गया है। ठीक है। अरे समाजवादी पार्टी किसी और प्रदेश में जा रही है कि नहीं? कांग्रेस आपसे बदला ले रही है कि नहीं? कांग्रेस चाहती है आप चेत जाइए। चंचल जी आप दोस्त हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जन्म होता है तो कांग्रेस चाह रही है आपको समाज करना। अच्छा एक सेकंड नहीं सर, नहीं एक सेकंड नजीम भाई, नजीम भाई आज से शुरू हुआ ना। नजीम भाई आप तो स्कॉलर हैं, ठीक है, बाकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप मुझे समझा दीजिए, फिर मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा। मतलब इसमें मुसलमानों को लेकर के क्या राय है? जब आर्थिक असमानता को लेकर के, या एक पार्टी कहती है कि मुसलमानों को आरक्षण का जो है दे देंगे, वो कर्नाटक में दे दिया, धर्म के आधार पर दे नहीं सकते, और पढ़ाई की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, या फिर आप जैसे कह रहे थे आरक्षण ही होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? सचिन जी देखिए, मुझे मौलाना कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है कि इससे मुसलमान डर जाए? क्या डरता है क्या, मतलब क्या है? हाँ सुन लीजिए सचिन जी, आपने सवाल करा तो जवाब भी ले लीजिए। मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की वो बात याद आ गई है, जब उन्होंने कहा था कि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले
बगैर मुसलमान के नहीं हो सकते, ये बिल्कुल हकीकत बात है। इसी बात को है ना, जब आप ये कह रहे थे कि आपको आरक्षण की बात हुई थी, तो मैं सर ये कहता हूं कि मुसलमान आज भारत का सक्षम है, वो चाहता है कि भारत को मजबूत करे, लेकिन जब देश के अंदर हिंदू मुसलमान वाली बातें चलती हैं, जहां मुसलमानों को अछूत बनाया जाता है, और जबकि अभी आपने देखा होगा यूपीएससी का जब अभी रिजल्ट आया था तो 51 मुस्लिम लड़के सेलेक्ट हुए, उन्होंने एग्जाम पास किया है, वो सेलेक्ट हुए। तो ये बता दीजिए सर, तो फिर जब वो देश के के अंदर जब सेवा प्रदान करेंगे, क्या वो हिंदू मुस्लिम करेंगे क्या नहीं करेंगे? क्योंकि सर वो देश के संविधान की शपथ लेकर देश के संविधान के तहत देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। लेकिन जब वहीं पर देश के संविधान की शपथ लेने के बाद लोग अगर हिंदू मुस्लिम करें और कहें कि मुसलमानों को मैं आरक्षण नहीं देने दूंगा, सर हम कहते हैं कि आप हमें तालीम दो, हमें रोजगार दीजिए, हमें भारत को मजबूत करने के लिए हमें आगे बढ़ाइए, लेकिन हमारा इस तरीके से आप जो देश के अंदर हमारे खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। सचिन जी, मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, जो देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, अगर मुसलमानों के साथ कोई भी एफआईए घटना होती है तो उस एफआईए घटने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा के बड़े नेता और भाजपा वाले हैं, क्योंकि देश के अंदर जो मुसलमानों से नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, ये सिर्फ इन बयानबाजी की वजह से हो रहा है। और मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ सर, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। सुन लीजिए एसएन सिंह जी, सुन लीजिए, हमारे सीने पे आज भी जलियांवाला बाग के गोलियों के निशान मौजूद हैं। आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भारत के मुसलमान, सुन लीजिए, भारत के मुसलमान हमेशा भारत के साथ हैं और भारत को हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि मुल्क के वजीर आजम ने जब कहा कि मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप दूसरे में कुरान होगा, तो सर वहीं आप हम लोगों को इस तरीके से बांट रहे हैं, हमसे नफरत करवा रहे हैं, बिल्कुल गलत है सचिन जी, बिल्कुल गलत है। मैं ये कहता हूँ कि भारत के मुसलमानों मैं तो कह रहा हूँ हाजी साहब, आप सबसे पहले आप तो संविधान की जितनी रिस्पेक्ट आप करते हैं इतनी तो कोई करता ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूँ, आप स्कॉलर हैं, नहीं आप तो स्कॉलर हैं, जाहिर सी बात है। और फिर भी अगर स्कॉलर होने के बाद भी तिवारी जी आपके पास 3 मिनट है, क्योंकि आपको सबसे कम टाइम मिला, कि अगर धर्म के नाम पर भी आरक्षण मांगे और संविधान में भी बताएं वी द इंडियन, लेकिन कहते हैं वी द मुस्लिम फर्स्ट। नहीं तो फिर कंट्री में क्या चल रहा है? ठीक है तिवारी जी, लास्ट में। सचिन भाई, हमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए, हमें धर्म के आधार पर नहीं चाहिए सर, हमें देश के अंदर सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, जिससे कि देश मजबूत बने। हम ये कहते हैं देश के अंदर हमें हिस्सेदारी कह दिया जो कहते हैं आप कह रहे हैं कि हम पिछड़े रह गए, हमको दे दो आरक्षण, कह तो दिया। लास्ट कमेंट है प्रदीप तिवारी जी, फिर एक ब्रेकिंग आ रही है। हाँ देखिए सचिन जी, जिस तरह से ये डिमांड है कि हमको आरक्षण चाहिए, क्या देश में जो व्यवस्थाएं सबको लागू हैं, संविधान के तहत जो सुविधाएं सबको मिल रही है, क्या अल्पसंख्यक में मुस्लिम को नहीं मिल रही? क्या मुस्लिम के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है? क्या उनके बच्चों को एग्जाम नहीं दिलाया जा रहा है? अब जब मैं ये कहता हूं कि जब बीजेपी ने यूसीसी की बात की या 3 तलाक की व्यवस्था की, तो क्या वो गैर मुसलमानों के लिए था कि उनकी बेहतरी के लिए था? जब मोदी जी ये कहते हैं कि हम लैपटॉप देंगे, आपको बेहतर बनाएंगे, एजुकेशन देंगे, अच्छा कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए गलत बात है? मुझे लगता है कि अब ये विचार करना चाहिए चाहे मुस्लिम वर्ग को भी और विपक्ष को। लैपटॉप दीजिए ना, कहने से नहीं, आप लैपटॉप दीजिए हाथ में। हम तो कह रहे हैं सर आप लैपटॉप दीजिए तो सही भारत के मुसलमान के हाथ में, उनको अच्छी तालीम तो दीजिए। एंट्री नहीं है, ये भी तो नहीं होता ना सर मुख्य धारा में आने के लिए समान बनना पड़ेगा ना सर। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त नहीं है। एक बड़ी